तो पिछले क्लास में दो क्लास हुआ है कूलम्ब्स लॉ का। इसमें एक पहला क्लास में मैंने ये बताया कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना काम करता है, और उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, आज है प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा यहाँ स्टे करते हैं, कम से कम 2-3 लेक्चर हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं। समझ गए बात को? मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, एस.सी. वर्मा का भी होगा और कुछ आयरोफ का भी होगा। समझ गए बात को? इन मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ एस.सी. वर्मा एंड आयरोफ, दोनों को मिला करके सवाल को हम यहाँ बनाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। टू इक्वल चार्ज पार्टिकल्स are separated by distance of 1 meter. ठीक है, find magnitude of each charge. Find magnitude of each charge. Find magnitude of each charge. Find magnitude of each charge so that electric force between them is equal to weight of a 50 kg person. एस.सी. वर्मा का ये क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन, है ना। दो इक्वल चार्ज पार्टिकल्स है, समझिए बात को। दो इक्वल चार्ज पार्टिकल्स है और उनके बीच की दूरी को आपने किया है कितना? 1 मीटर। कहता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। अब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा उतना ही अमाउंट में नेगेटिव है, तो हमको नेगेटिव से मतलब नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। बात समझ में आया बात? और इक्वल है तो एक को भी क्यू मान लो, दूसरे को भी क्या मान लो? क्यू ही मान लो। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। कहता है बताओ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही पूछ रहा है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा ताकि उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगे वो एक 50 kg के आदमी के वेट के बराबर हो। 50 kg के आदमी के वेट के बराबर हो। पहले तो आप दो चार्ज ले लो, इक्वल चार्ज, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, है ना। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी? R। ये बताइए, कूलम्ब्स लॉ ने कहा था कि फोर्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 मॉड में, यानी Q स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है? अब बटा कितना? R का स्क्वायर। ठीक है, ये मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। वेट ऑफ द 50 kg पर्सन, वेट ऑफ 50 kg पर्सन, वेट ऑफ 50 kg पर्सन, वेट ऑफ 50 kg पर्सन, W बराबर होता है वेट mg के बराबर। किसके बराबर? mg के बराबर। तो उस 50 kg का आदमी का वेट m, g का मान लीजिए हमने क्या दिया क्वेश्चन में, g का मान ले लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो 50 इंटू 10 यानी ये बराबर 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। बोलो क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर कितना? सेकंड। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच का जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये एक 50 केजी के आदमी के वेट के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 500। चलो एसआई यूनिट में इसका वैल्यू हम बताए थे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मैंने बताया था, इंटू क्यू का स्क्वायर। क्यू निकालना ही है। अब दूरी 1 मीटर है, दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या? तो 1 ही हुआ। ये बराबर 500, ये बराबर कितना? 500। और यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 500/9 इंटू 10 टू द पावर कितना? 9। बोलो क्लियर है? एक काम करो, 50 को छोड़ करके 10 को अलग कर दो। समझ गए बात को? तो यानी 50 इंटू यहाँ क्या बचा? 10। तो 10 का पावर 1 बचा। अब 1 माइनस 9 -8 हो जाएगा। 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय कितना? 9। बोलो क्लियर है? तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका, क्यू का वैल्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर हटा करके प्लस माइनस मत देना, डायरेक्ट रूट ले लेना। समझ गए बात को? अंडर रूट 50/9 इंटू 10 टू द पावर -8। बोलो क्लियर है? ये बराबर अंडर रूट, इसको डिवाइड करोगे 9 पचे 45 है ना, 5 बचा, फिर 0 दिए, 9 पचे 45, 5.5 इंटू 10 टू द पावर कितना? -8। इसको रूट से बाहर कर सकते हो, ये -4 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? -4। इन्हें रूट 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। इतना चार्ज दोनों पर है। बात फॉलो किए? इन दोनों पार्टिकल पर इतना ही चार्ज है। रूट ऑफ 5.5 इंटू 10 टू द पावर कितना? -4 कूलम। बताइए। हो गया? खैर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं आई रूडोल्फ की बुक से। दूसरा क्वेश्चन हम आई रूडोल्फ की बुक से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देख सकते हैं जाकर के। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। अ थिन वायर रिंग, अ थिन वायर रिंग, a thin wire ring, a thin wire ring of radius r, of radius r, of radius r has an electric charge, has an electric charge, has an electric charge q, has an electric charge q, ठीक है। has an electric charge q. What will be the increment in the force stretching the wire, the force stretching the wire, the force stretching the wire, the force stretching the wire if a point charge q0, if a point charge q0, if a point charge
Q0, ठीक है, Q0 is placed at ring center, is placed at rings center, अगर उसको रख दिया जाए रिंग के सेंटर पर, is placed at rings center, rings center, समझ गए? ये जो तुमको यहां पर आया फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर, समझने वाली बात है। देखो एक थिन वायर रिंग है, एक वायर का रिंग है, सर्कुलर रिंग होगा, ठीक है, जिसका सेंटर ओपन और उसकी रेडियस आर के बराबर है, ठीक है। उस वायर पर टोटल चार्ज Q है, इस वायर पर ऑलरेडी टोटल चार्ज पहले से दे दिया गया है, कितना Q, समझ गए बात को? ठीक है, टोटल चार्ज कितना बोलो वायर पर Q। अभी देखो पहले से यहां पे कुछ नहीं है, बोलो क्लियर है, लेकिन अब कहता है कि सेंटर पर मैंने एक एक्स्ट्रा चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज, कितना Q0, कितना Q0, बात फॉलो किए? तो कहता है बताओ, सोचो अगर इसका कोई भी एलिमेंट लें तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका मतलब ये वायर फैलना चाहेगा, है ना, और उस फैलाव को रोकने के लिए उसके अंदर टेंशन फोर्स डेवलप करेगा, बात फॉलो किए, जो उस फैलने को क्या करेगा, रोकेगा। तो उसी टेंशन फोर्स को आपको कैलकुलेट करना है जो इसको एक्सपैंड करने से क्या करे, रोके, बात फॉलो किए? हाँ, सवाल समझ में आ गया ना? आपको टेंशन फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, टेंशन फोर्स। तो मामला यहां पर यह है कि अगर हम इस वायर पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चार्ज है ना, बोलो ना, कूलम्ब्स लॉ तो इसके बीच और इसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बता पाएगा। कूलम्ब्स लॉ हमेशा दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को बताता है ना। हम वायर पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट लेते हैं, P डैश, थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाएंगे इसको, है तो ये P डैश P के बहुत क्लोज, बात फॉलो किए? वी कंसीडर a small amount या infinitely small amount, infinitely small amount Pp dash, कितना Pp dash on circumference of the ring, on circumference of ring, on circumference of ring, circumference of ring, बोलो क्लियर है? अब गौर करो, ये इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट माना तो जाएगा P पर ही, है ना, कहाँ माना जाएगा, P पर माना जाएगा। अब थोड़ा इसको मैग्नीफाई करके हम बनाते हैं और इस पर भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। जब पूरे रिंग पर चार्ज है Q, तो इस अमाउंट पर भी तो कुछ चार्ज होगा, वो खैर निकल जाएगा बाद में, बोलो ना, वो निकल जाएगा कि Pp डैश पर कितना चार्ज है, बोलो क्लियर है? और ये मान लो कि Pp डैश ने सर्किल के सेंटर पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल बनाया, Pp डैश ने सर्किल के सेंटर पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल बनाया और वो एंगल है मान लो थीटा, है ना। हालांकि डी थीटा लिख सकते थे, लेकिन हम मान लेते हैं कि थीटा इनफाइनाइटली क्या है, स्मॉल है। कैलकुलस में कह देते हैं थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ पे थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा वेरी वेरी क्या है, स्मॉल है, बात फॉलो किए? अब आइए खेल खेलते हैं। पहले तो Q0, अच्छा ये जो तुमने इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट माना, ये तो माना जाएगा P पर, यानी ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात ये कि अब Q0 इस पर क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या, पॉजिटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अब उस रिपल्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, तो सुनो, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग है, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग है, वो इस स्मॉल अमाउंट पर यहां से भी और यहां से भी टेंशन फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, टेंशन फोर्स लगा रहा है, जो उस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बात फॉलो किए, नहीं बात समझ में आया है ना, नहीं तो सोचिए, रिंग ऑलरेडी चार्ज है और आप उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज रख दिए, बात फॉलो किए, तो ऑब्वियसली ये Q0 फोर्स लगाएगा इस पर, बोलो ना, तो ये फैलने की ना कोशिश करेगा, या तो फैलेगा या तो टूट जाएगा, अरे बोलो ना, तो इसीलिए मतलब उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है टेंशन फोर्स के रूप में, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बात फॉलो किए, कितना उतारो, तब मैग्नीफाई करके बनाते हैं इसको, है ना, उतारिए, ये P डैश है, हो गया। अब देखो क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिखा जा चुका है, अब तो मैग्नीफाई करके हम बना रहे हैं। सर्किल का रेडियस याद रखोगे, पीपी डैश आर था, ये मान लो आपका था पीपी डैश, तो बड़ा करके बना दिया, है तो बड़ा नहीं, अरे ये तो इनफाइनाइटली स्मॉल है, लेकिन दिखाने के लिए बड़ा बना दिया, बोलो ना भाई। सेंटर ऊपर था, पी ने ऊपर मिलाया, अब पी डैश को भी O से मिलाया, दोनों ने मिलकर सेंटर पर एंगल बनाया, कितना, थीटा, बोलो क्लियर है। देखो वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग था वो इस एलिमेंट के कांटेक्ट में P पर भी है और कहां पर है, P डैश पर भी है। फोर्स हमेशा, टेंशन फोर्स भी हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है। यदि ये स्ट्रिंग है, यहाँ बॉल तुम लटका दिए, तो बॉल और स्ट्रिंग में कांटेक्ट क्या पर है ना, तो स्ट्रिंग बॉल को यहीं पर ना पुल करेगा ऊपर बाय टेंशन फोर्स, बोलो क्लियर है। तो अब तक एलएलएम में तुम पढ़ते थे कि धागा स्ट्रेट होता था तो टेंशन हमेशा धागा के लॉन्ग लगता था। यहाँ पे जो आपका रिंग कहिए या स्ट्रिंगे कहिए, तो वो कैसा है, सर्कुलर आर्क है, बोलो ना, क्या है, सर्कुलर आर्क है। तो सोचो इधर वाला जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रिंग है, इधर वाला वो इसके कांटेक्ट में कहां पर है, P पर, बोलो। तो रिमेनिंग पार्ट इसको P पर अपनी तरफ खींचेगा, तो किधर खींचेगा, P पर टेंजेंट के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। टेंजेंट किधर होता है, अगर PO रेडियस है तो टेंजेंट PO के बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल कितना, बोलो 90 डिग्री, ये टेंशन फोर्स हो गया, बोलो क्लियर है। वैसे ही रिंग का जो इधर का रिमेनिंग पार्ट था वो भी इसको P डैश पर अपनी तरफ पुल करेगा बाय टेंशन फोर्स, बोलो क्लियर है। ये भी क्या होगा, बोलो टेंशन फोर्स T। आपको इसी T का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, बात फॉलो किए। ये 90 डिग्री और ये भी एंगल कितना, बोलो 90 डिग्री, बोलो क्लियर है। और अब दोनों लाइन को थोड़ा अगर पीछे बढ़ा दें, दोनों लाइन को अगर थोड़ा पीछे बढ़ा दें और ये इस लाइन से बिल्कुल कोलिनियर कर दें, बात फॉलो किए। अब ये निकाल दो, अच्छा इसको भी मिला दो यहां से, मिला दिया। अच्छा ये पूरा एंगल कितना माने थे हम लोग, थीटा माने थे, ये पूरा एंगल हम लोग थीटा माने थे, कोई डाउट नहीं। ये बताओ ये एंगल आपका कितना है, बोलिए 90 डिग्री, है ना। अच्छा ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, बाइसेक्टर हो जाएगा वो, ये लाइन क्या हो गया, बाइसेक्टर। और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बोलो थीटा बाई 2, बोलो क्लियर है। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। ये एंगल कितना, थीटा बाई 2, और ये एंगल भी कितना, थीटा बाई 2। अब ये बताइए ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना, ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री। अब ये निकाल लो कि पीपी डैश पर कितना चार्ज होगा, पीपी डैश पर कितना चार्ज होगा। तो पीपी डैश ने सेंटर पर एंगल कितना बनाया था, थीटा,
तो उससे क्या पीपी डैश की लंबाई निकल जाएगी, क्योंकि रेडियस आर है, रेडियस आर है। आप जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है ना, आर थीटा होता है, क्या होता है, आर थीटा, बोलो। तो रेडियस आर है और इस आर्क में सेंटर पर एंगल कितना बना है, थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया कितना, आर थीटा, आर थीटा हो गया। अब ये बताओ पूरा जो सर्कुलर रिंग था उस पे कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, और सेंटर पर Q0 चार्ज है, पूरा क्लियर है। पूरे रिंग पर चार्ज कितना था, क्यू था। अब पूरे रिंग की लंबाई कितनी थी, 2 पाई आर, तो चार्ज ऑन 2 पाई आर, चार्ज ऑन 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, क्यू। तो चार्ज ऑन 1 यूनिट बोलो कितना, क्यू बाई 2 पाई आर, क्यू बाई 2 पाई आर। तो चार्ज ऑन आर थीटा बोलो कितना होगा, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू आर थीटा, आर थीटा, ठीक है। और आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, यानी क्यू बाई पाई, क्यू बाई 2 पाई, क्यू बाई 2 पाई इंटू कितना, थीटा। चलो इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं। यानी इस पीपी डैश पर कितना चार्ज है वो मैंने निकाल लिया है ना। चार्ज इस पर जो आया, चार्ज इस पर जो आया वो बोलो कितना है, बोलो क्यू बाई 2 पाई इंटू कितना, डी थीटा, क्यू बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, बोलो क्लियर है। और ये Q0 इस एलिमेंट चार्ज को क्या करेगा, बोलो रिपेल करेगा, तो रिपल्शन का डायरेक्शन यही ना होगा, बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही लगेगा, Fe, क्या लगेगा, Fe। बात फॉलो किए। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन PP डैश, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन PP डैश ड्यू टू Q0, ड्यू टू Q0 ये बराबर F इलेक्ट्रिक बराबर बोलो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना चार्ज, Q0, यहाँ पे कितना चार्ज, Q बाई 2 पाई, डी थीटा नहीं है, थीटा ही है, हम थीटा बोल दिए तो बहुत स्मॉल है, Q बाई पाई इंटू कितना, थीटा, बोलो डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, बोलो क्लियर है। अब इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को ये दोनों टेंशन क्या करेगा, बोलो बैलेंस करेगा, ये दोनों टेंशन क्या करेगा, बोलिए बैलेंस करेगा। चलिए उतारिए। तो क्या बहुत शानदार क्वेश्चन है, एडवांस में पूछे हुआ इसलिए मनवा दे रहे हैं क्वेश्चन को। वो सब दो को पॉइंट चार्ज ले करके फोर्स निकालना वो सब बहुत बड़ा कलाकारी नहीं होगा, जब कर रहे हैं तो बढ़िया से कीजिएगा, क्लास में भी जब होगा तो देखिएगा बढ़िया से ऑफलाइन वाले में, समझ गए बात को। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब अगर इस ट्रायंगल में आओ, ये 90, ये थीटा बाई 2, तो ऑफ कोर्स ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। हम लगता सही बोल रहे हैं, बोलो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी हो जाएगा, बोलो कितना, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब ये बताओ ये जो टेंशन लग रहा है उसका इधर कंपोनेंट एंगल बन रहा है कितना, बोलो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो t cos 90 माइनस थीटा बाई 2 यानी t sin थीटा बाई 2। और इस टेंशन का भी कंपोनेंट इधर t cos 90 माइनस थीटा बाई 2 यानी t sin थीटा बाई 2, नेट कितना हुआ 2t sin थीटा बाई 2। नहीं समझ में आया, कितना हुआ बोलो 2t sin थीटा बाई 2। ऐसे रेक्टिफाई किया जाता है सवाल को, 2t sin थीटा बाई 2। और अब हो गया क्लियर, ये फोर्स इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। बात फॉलो किए, बात फॉलो किए। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम 2t इंटू साइन थीटा बाई 2 है ना, ये बैलेंस कर देगा किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। यानी 2t
एंड टू साइन थीटा बाई 2, और ये बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो बोलो, Q0 इंटू Q बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना थीटा। कैलकुलस में हम बताए हुए आप लोग को कि थीटा अगर बहुत छोटा हो, ऑफलाइन में भी डिस्कस हो चुका है, तो साइन थीटा लगभग थीटा ही होगा, बोलो, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा तो 1 हो जाता है, थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, थीटा बहुत स्मॉल है, तो जब थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा बाई 2 भी तो बहुत स्मॉल होगा, तो साइन थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, इसका मतलब 2t इंटू कितना थीटा बाई 2, बात फॉलो किए, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 इंटू Q बाई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना थीटा, थीटा से थीटा क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया बोलो कैंसिल, आ गया। जिस स्ट्रेचिंग फोर्स की बात कर रहा था, मतलब टेंशन फोर्स की बात कर रहा था ना, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q अब बटा कितना 2 पाई इंटू कितना आर स्क्वायर। एक स्टार्टर के रूप में जो दो क्वेश्चन अभी किया, पहला क्वेश्चन तो बहुत नॉमिनल था, लेकिन ये क्वेश्चन जो किया समझिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए है ना, आपको इतना अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बात फॉलो किए, नेट पे सर्च कर लीजिए आप और ये क्वेश्चन आईआईटी में डायरेक्ट भाग पूछता है, सब क्वेश्चन है ना, यहाँ पूछे मैग्नेटिज्म में पूछे कहीं भी पूछे, ये स्ट्रेचिंग आज तुमको ये क्लियर हो गया ना कि धागा अगर कर्व है, धागा अगर क्या है कर्व है, बात फॉलो किए है ना, और उस पर कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ धागा उस एलिमेंट पर टेंशन फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा, ये बात भी क्लियर हो गया आपको, बताइए। हो गया, तो ये एक एरोडॉक्स था। अच्छा कुछ बातें जैसे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में यूज होगा, समझे बात को, तो कुछ बातें हम रिव्यू करते हैं प्रॉब्लम में ही। यहाँ देखो जैसे दो पॉइंट है ए बी, कुछ दिन बताए थे, जिस पर फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, जो फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में, जैसे ये ए बी वेक्टर है मान लो है ना, इसको आर वेक्टर लिख दो, टेल ए पर और हेड बी पर। याद करो आर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता था, अगर ए और बी का आपको कोऑर्डिनेट पता हो, समझ गए बात को, मान लो ए का कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1 और z कोऑर्डिनेट कितना है z1 है ना। मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरह से, इसीलिए आपको ये हम बता देते हैं सपोर्ट के लिए, x2 y2 और कितना z2। आर वेक्टर कैसे लिखिएगा, तो आर ये वेक्टर में पढ़ाए थे हम, आर वेक्टर बराबर हेड कौन है b, टेल कौन है a, करना ये हेड का x कोऑर्डिनेट माइनस टेल का x कोऑर्डिनेट इनटू i कैप, हेड का y कोऑर्डिनेट माइनस टेल का y कोऑर्डिनेट इनटू j कैप, और हेड का z कोऑर्डिनेट माइनस टेल का z कोऑर्डिनेट इनटू कितना j कैप, यानी x2 माइनस ऑफ x1 इनटू कितना i कैप अब प्लस y2 माइनस ऑफ y1 इनटू कितना j कैप अब प्लस z2 माइनस ऑफ z1 इनटू कितना बात फॉलो किए। ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला एक बार रिव्यू कर लोगे, बात फॉलो किए, क्योंकि इसमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का सवाल भी दिया हुआ है जो हम डील करेंगे, समझ गए। आज आपका काम है कि जो सेकंड क्वेश्चन हम बनाए हैं उसको इतनी बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई दूसरे टॉपिक में भी आपको कोरिलेट करके आपको दे सकता है, समझ गए बात को। ये दे देगा ना भाई आपको कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, हम लोग शुरू हो चुके हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, तो क्यों ना बात करें एक मैग्नेट, ये मैथ में पूछे हुआ क्वेश्चन है, कहीं भी जाके सर्च कर लेना, और उसमें एक सर्कुलर वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर्कुलर वायर,
बात फॉलो किए। इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई। बोलो क्लियर है। होता क्या है कि अगर कोई वायर में करंट का फ्लो, बोलो ना, कोई वायर में अगर करंट का फ्लो और वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। बात फॉलो किए। तो इस वायर पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस वायर पर भी क्या लगेगा, तो यहाँ पर भी स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होगा और वो स्ट्रेचिंग फोर्स आपको निकालना होगा। तो वहां के लिए हम अभी आपको बेस बना करके दे रहे हैं। बात समझ में आई बात। ये जो बना है सिंबल, ये एक्चुअली डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। बात फॉलो किए। हाँ, वो सब आएगा धीरे धीरे। चलिए उधर